क्या लगता है कि जो 2014 में मोदी लहर थी, क्या वो मोदी लहर अब भी आपको दिखाई पड़ती है? फिलहाल अब लोगों से बातचीत करने में और लोगों की राय जानने और समझने से तो फिलहाल ये लगता तो नहीं है। बाकी सबसे बड़ी बात जो ये है, बताएं आपको, निर्वाचन आयोग जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पे ये लोग सवाल उठाते हैं कि जब सरकार इतनी महंगाई कर रही है, इतना जो है इस ढंग से सिस्टम चला रही है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, पब्लिक संतुष्ट नहीं है, तो किस लिहाज से जो है हर जगह इनकी सीटें निकल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है। और दूसरी बात यह है कि नहीं, सीटें निकल रही हैं तो जनता तय कर रही है, और फिर ईवीएम की कोई क्या कहना चाहते हैं? हाँ, फिलहाल ये ईवीएम के हिसाब से बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है पब्लिक की। जी, ये ईवीएम हाँ, ईवीएम के हिसाब से बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। फिलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास प्रूफ है नहीं है, सबूत है नहीं है, तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। और हो भी सकता है, क्योंकि अब जिसकी सरकार है, सरकार में इंसान कुछ भी कर सकता है, और उसके खिलाफ लोग बोलेंगे तो अंदर डाल दिए जाएंगे। जैसे फ्रांस में ये चीजें थी कि जब लोग राजा के खिलाफ बोलते थे तो उसमें एक दुर्ग बनाया था, बास्तिल का एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाया था, बास्तिल का किला जिसे बोलते हैं। जब कोई पब्लिक सरकार के खिलाफ, राजा के खिलाफ, शासन के खिलाफ बोलता था तो उसको उठा के उसमें डाल दिया जाता था। वर्तमान समय में यही व्यवस्था हिंदुस्तान में हो गई। फिर क्या लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार चल रही है, रोजगार के मुद्दे पर कितनी सफल हुई है? कितना रोजगार मिला है लोगों को, या फिर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है? आपको क्या लगता है? सिर्फ देखिए, बड़ी बड़ी बातें हैं सरकार में, और रोजगार कम होने के बजाय रोजगार खत्म हो रहे हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जब कोरोना काल चालू हुआ तो बहुत सारी कंपनियां जो प्राइवेट हाथों में थी उन्हें लोगों को निकाल दिया। ठीक है, सरकारी कंपनियां कुछ हद तक संभाल कर करके रखी हैं, और पेमेंट ठीक है, कहीं कहीं पेमेंट पूरा दिया जा रहा है, कहीं कहीं पेमेंट रोक के दिया जा रहा है, लेकिन निकाले नहीं गए हैं। लेकिन जो भी चीजें निजी सेक्टर के हाथों में सौंपी गई हैं, वहां आप देख रहे हैं रोजगार का क्या हाल है, लोग निकाले जा रहे हैं। इससे भविष्य में एक अंदाज ये लगता है कि ये लोग जो हैं सारे सिस्टम को अपने हाथ में रख करके सिस्टम को अपने हिसाब से चलाएंगे। नाम की सरकार रह जाएगी, सरकार तो बड़े बड़े उद्योगपति चलाएंगे। फिलहाल ये चालू हो गया है, ये सिलसिला, ये दौर वर्तमान समय से चालू हो गया है, और डर लगता है कि जैसे स्टार्टिंग में फ्रांस में इस तरीके का हाल हुआ था कि जब वहां लोगों ने, पब्लिक जो गरीब जनता है वो परेशान हो गई, उसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा था, तो सारे पब्लिक रोड पे आ गई, और राजा से तकरीबन उस समय 1789 का वक्त था, पब्लिक ये कहने लगी कि राजा से हमें भोजन चाहिए, हमें रोटी चाहिए। रोड पर पब्लिक जो है नारे लगाने लगी। तो उस वक्त की रानी और राजा, खास करके शासन तो रानी का था, राजा तो नाम मात्र का शासक था जी। उसने ये कहा कि लोग रोटी के लिए क्यों तरस रहे हैं, रोटी क्यों मांग रहे हैं, इन्हें तो ब्रेड खाना चाहिए, ब्रेड मार्केट में अवेलेबल है। जबकि समझने वाली बात यह है कि जब जो आदमी रोटी नहीं खरीद सकता, इतनी महंगी चीज ब्रेड कैसे खरीदेगा? अच्छा, धीरे धीरे ये हाल हुआ, फ्रांस का ये हाल हुआ कि फ्रांस की जनता ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले वहां पे मजदूर, किसान, मोची, दस्तकार, और यहाँ तक कि कृषक वर्ग जितने थे और मध्यम वर्ग के लोग, सारे लोगों ने मिलकर के विद्रोह कर दिया, और धीरे धीरे विद्रोह पूरे देश में जो है आंदोलन, पहले तो आंदोलन शुरू किया, धीरे धीरे आंदोलन ने विद्रोह का रूप ले लिया। अच्छा, सरकार ने, यहाँ की सरकार की अगर हम बात करें, यूपी की सरकार की, यूपी सरकार ने कोरोना में लगातार लगभग 10 महीने तक मुफ्त राशन दिया लोगों को, उससे उसको क्या, किस नजरिए से देखते हैं? ये तो बेहतर काम है फिलहाल, लेकिन देखिए ये बात सही है कि उसने सपोर्ट किया और लोगों को राशन दिया, और गरीब लोगों को राशन दिया, और अच्छी बात है, अच्छा काम किया। दरअसल ये सरकार का दायित्व भी है, क्योंकि लोग जब सरकार को चुनते हैं तो इसी उम्मीद से, इसी आशा से चुनते हैं कि हमारे वक्त पे जरूरत है, सरकार हमारा साथ देगी। तो फिलहाल तो ये काम अच्छा है और सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसका एक माइनस पॉइंट ये देखेंगे कि सरकार ने जिन लोगों तक ये चीजें पहुंचा रही है, उन्हीं लोगों की जेबें तो खाली कर रही है सरकार। सारी चीज, महंगाई इतनी जबरदस्त है कि लोगों के पास रोजगार है नहीं, प्राइवेट सेक्टर इतने ज्यादा जो है, इतनी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में पेमेंट मिलती नहीं है, और लोग इतने ज्यादा हैं हिंदुस्तान में कि हर लोगों को रोजगार है नहीं। लोगों का जो खुद का रोजगार है वो तो लगभग समाप्त होने वाला है। अब जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग मजबूर तो हो ही जाएंगे, क्या करेंगे? डीजल और पेट्रोल जिनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार उनको रोक नहीं पा रही है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? कि क्या लगता है, डीजल और पेट्रोल पिछली सरकारों में कैसे थे, और इस सरकार में डीजल पेट्रोल का रेट कैसा है? डीजल पेट्रोल का रेट तो इतना ज्यादा हो गया है कि देखिए, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि हमारा देश फिलहाल है भी विश्व की लगभग दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा देश उभर रहा है, और इस लिहाज से अगर देखा जाए, श्रीलंका पड़ोसी देश है, पाकिस्तान
पाकिस्तान, पता है पाकिस्तान की आबादी, पाकिस्तान का जो एरिया है लगभग हमारी यूपी कितना है, यूपी से बड़ा नहीं है। वहां अगर आप देखें तो वहां पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कम है। श्रीलंका देखें, श्रीलंका तो विकासशील फिलहाल देश की श्रेणी में है, लेकिन फिर भी वहां का जो है पेट्रोल और डीजल यहां से कम है। नेपाल का डीजल पेट्रोल यहां से कम है। नेपाल को आप किस राष्ट्र के रूप में लेते हैं? नेपाल को आप क्या मानते हैं कि नेपाल कितना मजबूत राष्ट्र है? नेपाल के यहाँ इतनी सारी जो है प्राकृतिक रूप से संपन्न है। प्राकृतिक रूप से संपन्न फिर भी उतना नहीं है जितना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की आबादी, हिंदुस्तान के लोग जितने संपन्न है, अर्थात यहाँ की जो व्यवस्था है नेपाल के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है, ठीक। लेकिन फिर भी नेपाल का डीजल, नेपाल का पेट्रोल, नेपाल की चीजें यहाँ से सस्ती हैं। हालांकि देखिए ये लोग जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, ठीक है, कि महंगाई थोड़ा सा बढ़ाने से सोच रहे हैं कि महंगाई बढ़ाएंगे तो देश का विकास होगा। देश के विकास के साथ महंगाई बढ़ती है, ठीक। जितना विकास होगा उसी लेवल से महंगाई बढ़ती है। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, देश का विकास उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जब विकास उस हिसाब से नहीं होगा, जाहिर सी बात है जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा, जनता परेशान होगी। अच्छा, क्या लगता है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी MIM, वो जो लगातार यूपी में अपना कद बढ़ाती जा रही है, इस बार विधानसभा 2022 के चुनाव में उसका कितना असर देखते हैं? क्या लगता है? उनकी अपनी अलग रणनीति है। फिलहाल वो किस रणनीति से काम कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है, सब भारतीय संविधान में सबको जो है समानता का अधिकार दिया गया है। सबको अपने अपनी राय रखने का और समझने का, जानने का और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। तो इसलिए हिसाब से वो अपना काम करें, ठीक है। फिलहाल ठीक है, वो ज्यादा उनके बारे में जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, युवाओं को रोजगार को लेकर जिस तरह से कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है, क्या लगता है इस बयान से कितना संतुष्ट होते हैं आप? क्या लगता है? तो ठीक है, फिलहाल पकौड़े बेचना रोजगार है। दुनिया का हर काम करना है, हर छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप उसको जब रोजगार के लिहाज से लेंगे और उस लाइन से काम करेंगे तो रोजगार तो फिलहाल बन ही जाएगा वो। लेकिन अब दुनिया के सारे लोग पकौड़े तो बेच नहीं सकते हैं। हर आदमी पकौड़ा बेच नहीं सकता है, हर आदमी दुकान खोल नहीं सकता है, हर आदमी सब्जी बेच नहीं सकता है। हर आदमी अगर सोचे कि एक काम, 2 काम, 4 काम, 10 काम ही करे, जैसे लोग किसी 1-2 काम को टारगेट करके बोल देते हैं कि ये काम आप करिए, तो सारे दुनिया का, हिंदुस्तान की सारी पब्लिक अगर वही काम करना चालू कर देगी तो दूसरा काम कौन करेगा? अच्छा, बैंकों का निजीकरण कर दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के समय में ये बैंकों का उसने राष्ट्रीयकरण किया ताकि देश हित में काम हो सके और जो भी सरकारी सेवाएं हैं लोगों तक आसानी से पहुंच सके और जो भी स्कीमें हैं वो सुविधाजनक हो सके। लेकिन ये अभी वर्तमान सरकार जो है ये सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। तो इससे प्रॉब्लम इस चीज की है कि हर जगह जब प्राइवेट चीजों को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया जा रहा है, निजी लोगों के हाथ में दे दिया जा रहा है, तो अब ये निजी व्यक्ति अपने हित को साधने के लिए, अर्थात अपने सिस्टम को सही करने के लिए पब्लिक का ख्याल नहीं रखेंगे। अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, ये अपने सिस्टम को सही और दुरुस्त करने के लिए ये सारी रणनीतियां, सारी नीतियां बनाएंगे और सरकार से जो भी जैसे भी चाहेंगे, जो भी विधेयक जैसे भी चाहेंगे अपने हक में वो सरकार से बात करके पास करवा लेंगे। और इससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि समाजवाद नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान में, लोकतंत्र नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान में। पुरानी व्यवस्था हो जाएगी और पुरानी व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि जैसे सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, राजतंत्र था, उस तरीके से लोकतंत्र होने के बावजूद भी यहाँ जो है बड़े बड़े लोगों के हाथों में सारी चीजें हो जाएंगी और फिर से यहाँ नाम का लोकतंत्र रह जाएगा, लेकिन राजतंत्र वाली व्यवस्था फिर से यहाँ चालू हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि निजीकरण जो है एक बड़ी समस्या है, सरकार जो निजीकरण लगातार करती जा रही है सरकारी कंपनियों का, उसको लेकर ये बात कह रहे हैं अपनी। क्या लगता है जो पिछली सरकार रही थी कांग्रेस की, या फिर ये जो बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार की जो नाकामी आप देख रहे हैं वो क्या है? प्रमुख नाकामियां क्या है सरकार की? सबसे पहली चीज तो जैसे जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको सपोर्ट करने के बजाय उनका टोटल संपूर्ण रूप से उनको निजी हाथों में सौंप दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हालांकि ये सोच रहे हैं कि निजीकरण कर देने से इसका विकास होगा। हम मानते हैं ठीक है, निजीकरण कर देने से विकास होगा, लेकिन पता है जो गरीब जनता है उसका विनाश हो जाएगा। वजह क्योंकि जिस रेट में वो अपने चीजों को बेचेंगे, मार्केट में तय करेंगे, जब जनता के पास पैसा नहीं होगा, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो उस चीजों तक लोग पहुंच नहीं पाएंगे और उस चीज से वंचित रह जाएंगे। और मोस्टली जो है ये देखा जाएगा कि बड़े लोग जो हैं जिसके पास पैसा होगा केवल उन्हीं का जीवन यापन ढंग से चल पाएगा। बाकी यहाँ भ्रष्टाचार, चोरी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी, रुकेंगी नहीं।